हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, ये DSSB मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इवनिंग शिफ्ट का मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। अभी ये पेपर है, ये इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का है। और हम आज देखेंगे इस क्लास में कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो आए हुए पेपर थे और क्वेश्चन थे और इवनिंग शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, दोनों में कितनी समानता है, दोनों का लेवल कैसा है। और उससे हम निर्धारित करेंगे कि 18 तारीख को होने वाले मेल के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हम साथ साथ चर्चा करेंगे। आप सभी ने फीमेल इवनिंग शिफ्ट का पेपर देखा होगा। नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसको वीडियो के द्वारा बना दिया गया है। और आज ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन वही मिलेगा आपको, वही रीजनिंग का। जो पहला कोड आपके पास मिलेगा वो रीजनिंग का मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। उस क्वेश्चन को जब आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसे आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब आपका अगला कोड खुलेगा और वो आपके पास होगा मैथ को के 20 क्वेश्चन जैसे ही कर लेते हैं तो फिर आपको सबमिट कर देना होगा। फिर जीके का क्वेश्चन आएगा। जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे, उनको 20 क्वेश्चन करने के बाद आप उसे सबमिट करेंगे, तब अगला आपका कोड खुलेगा और वो रहेगा जीके का। जीके के बाद फिर आप 20 क्वेश्चन करने के बाद उसे सबमिट करेंगे तो फिर आपके पास इंग्लिश के 20 क्वेश्चन खुलेंगे और उसको सबमिट करने के बाद हिंदी के 20 क्वेश्चन खुलेंगे और उसको सबमिट करने के बाद तुम्हारा सब्जेक्ट शुरू होगा। और सब्जेक्ट में भी अब की बार 20-20 के ही सेट बनाए गए हैं। पहले 20 क्वेश्चन आप सबमिट कर देंगे, तब अगले 20 का सेट खुलेगा और इस तरह से अंतिम जो सेट आपका रहेगा, अंतिम जो कोड आपका रहेगा वो रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से, या फिर ये कहूँ कि टीचिंग मेथडोलॉजी से अंतिम सेट रहेगा। उसके 20 क्वेश्चन जब आप कर देंगे, जब सभी क्वेश्चन आपके हो चुके होंगे तो उसके बाद जैसे ही समय हो जाता है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही सबमिट होगा तो उसके बाद आपका स्कोर दिखाया जाएगा, कितने क्वेश्चन में से किसी सेट में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, कितने क्वेश्चन जो हैं वो का आंसर आपने दिया, कितने क्वेश्चन को आपने पेंडिंग में रख दिया, कितने क्वेश्चन को आपने किया नहीं। ये सारा स्कोर उसके बाद दिखा देता है सबमिट होने के बाद। तो चलिए हम देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर जो भी मेल देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूँगी कि 20 क्वेश्चन का जो सेट बनाया गया है उस क्वेश्चन उसको सबमिट करने से पहले ही हम सभी क्वेश्चन को देख लें अच्छे से, क्योंकि सबमिट होने के बाद पुनः रिवर्स नहीं आ सकते हो, पुनः उस सेट को आप ओपन नहीं कर सकते हो। तो ये DSSB में जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यही सेटिंग थी और अब की बार भी यही किया जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें कि एक सेट में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन करने के बाद ही हम उसको सबमिट करें। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ऐसा भी नहीं करना है आपको कि सभी क्वेश्चन आप सबमिट कर दें, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लगा दें। जो आपको आता है, फिक्स आता है, आप उसे ही सबमिट करने की कोशिश करें, उसे ही फिल करने की कोशिश करें। जो नहीं आते हैं उन्हें बिल्कुल भी फिल ना करें। चलिए आगे हम चलते हैं और बता देते हैं कि रिस्क अगर किसी क्वेश्चन में आपको उठाना है, वो भी 50% रिस्क उठाना है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 क्वेश्चन पर आपको उठाना, इससे ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाना है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और ये पेपर है हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट का, और इस पेपर को देखकर सभी को बताना है कि पेपर कैसा था और किस प्रकार के क्वेश्चन इस पेपर में से पूछे जा रहे हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये सभी कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो देख रहे हैं, नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेड क्लासेज मेरी ज्वाइन नहीं की हुई है, उनसे भी कहना चाहेंगे कि यदि इसी प्रकार के क्वेश्चन की हेल्प आपको चाहिए तो आप मेरा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं या मेरी पेड क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करवा रही हूँ। आप लोग वीडियो को रोक कर फिर अपने क्वेश्चन निर्धारित कर लें, देख लें अच्छे से।
ये 20 क्वेश्चन हमारे पास रीजनिंग से आ रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग का ही कोड हमारे पास ओपन होता है। तो ये रीजनिंग के हैं, जिस पे सही टिक लगा हुआ है वो सही आंसर चुना गया है बोर्ड के द्वारा। और ये कहें जो रॉन्ग हैं उस पर जो क्रॉस का निशान लग रहा है वो रॉन्ग हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। इसके बाद जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके रहेंगे मैथ के। तो दोस्तों ये 18, 19 और ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से 20 क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके जीके के। यहाँ 20 क्वेश्चन जीके के दिए जा रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके जीके के शुरू होते हैं। ये 20 क्वेश्चन हैं, ये जीके से संबंधित हैं। उसके बाद ये 20 क्वेश्चन, अगले 20 क्वेश्चन यहाँ मैथ से संबंधित है। आपको भी ऐसा ही क्वेश्चन सेट देखने को मिलेगा। ये डीआई से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है और इवनिंग शिफ्ट में भी डीआई का क्वेश्चन पूछा गया है। तो डीआई क्वेश्चन आपको भी देखना है। उसके बाद रेशियो भी पूछा जा रहा है, टाइमिंग वर्क भी पूछा जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद शुरू होती है इंग्लिश। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। आप वीडियो को रोककर देख सकते हो। मैं थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी न हो इसलिए इसको स्किप कर रही हूँ। देखिएगा ये हमारे पास ही पैराग्राफ आ गया है। ये क्वेश्चन जो थे वो 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं आपके इंग्लिश के। इसके बाद शुरू होती है हिंदी। ये 20 क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित मिलेंगे। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 9 नगद ने 13 उधार। 9 नगद ने 13 उधार आंसर हो जाएगा। जो चीज़ मिल जाए वही अच्छी है। बाकी कोई ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएगा जो चीज़ मिल जाए वही अच्छी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जहाँ ये कहें कि पेड क्लासेज मेरी चल रही हैं। अभी एक कोर्स लॉन्च करने वाली हिंदी व्याकरण का, जो हिंदी साहित्य का मेरा पेड कोर्स चल रहा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी ऐप पर कोर्स चल रहा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी व्याकरण का अभी आपके पास आने वाला है बस कुछ ही समय में। तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। अगर आपने आगे टीजीटी, DSSB TGT भर रखा है या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम दे रखा है, एग्ज़ाम देना है आपको, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम शब्द का सही विकल्प है। विलोम शब्द पूछा गया सुबोध। सुबोध का सही विलोम क्या होगा? तो जानते हो एक बोध है और बोध से क्या बनता है? सुबोध और दुर्बोध। अगर बोध होता तो अबोध हो जाता, लेकिन सुबोध है तो क्या होगा? दुर्बोध हो जाएगा। सुबोध मानी अच्छा बोध और दुर्बोध मानी बुरा बोध। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प है। अधः प्लस गति। अधः प्लस गति से क्या हो जाएगा? अधोगति शब्द हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए व्रति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। विकल्प है पृथ्वी गोल है। वाक्य का भेद देखना था अपने को। पृथ्वी गोल है, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? आपका विधेयर्थ वाक्य हो जाएगा, या जिसको विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया और इवनिंग शिफ्ट में भी पूछा गया है विधेयवाची वाक्य। तो ध्यान रखें, जो मेल लोग हैं वो उनसे क्वेश्चन के प्रकार में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा कि जो वाक्य का प्रकार है, वृत्ति का जो प्रकार है वो कैसा है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उन्हें वृत्ति के आधार पर बोला जाता है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य हुआ करते हैं उनको एक बार अवश्य देख लें। उसमें से एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विकल्प में से
निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्वेश्चन है उत्पल और उपल। उत्पल का अर्थ कमल होता है और उपल का अर्थ पत्थर हुआ करता है। ध्यान दें, आंसर हो जाएगा 4। एक क्वेश्चन आपके पास भी आने वाला है, तो ये सभी जो युग्मात्मक शब्द हैं इनको अवश्य देख लें, जो भी मेल लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। आंसर है शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। तो यह वह जो है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आ जाते हैं। आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है सब्ज बाग दिखाना, तो ललचाने वाली बात करना। आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन था, वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। वाक्य का भेद बताना है कि वाक्य किस प्रकार का है। विकल्प है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य या मिश्र वाक्य। वहाँ एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। तो वहाँ और जिसके जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और डिपेंड हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 4 मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि शब्द के संधि विच्छेद का सही विकल्प है। शब्द है लोकेशना, तो जानते हो लोक प्लस ऐसना। लोक प्लस ऐसना, जो भी जिन्होंने भी व्याकरण क्लासेज ली है, मेरी ऑफलाइन क्लासेज ली हैं व्याकरण की, उन सभी को मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही करवाया हुआ है। ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सेम ऑप्शन है और सेम क्वेश्चन उठाया गया है। लोकेशना का क्या हो जाएगा, लोक प्लस ऐसना होगा, ऐसना नहीं होगा। ध्यान देना, क्या होगा, ऐसना शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। उस सही विकल्प का चयन आपको करना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा खालिस्तान, तो सभी जानते हो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, क्योंकि ये जो विकल्प हमें चूज करना है झंडे के अनुसार करना है, न कि प्रधानमंत्री के अनुसार। तो आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। तारा, तारा का जो सही विकल्प नहीं है वो चुनना है हमें। ये क्वेश्चन मॉर्निंग में भी पूछा गया और इवनिंग में भी, लेकिन बस क्वेश्चन के शब्द कुछ अलग थे, बाकी पैटर्न यही था। तारा का है उड़ू, नवरत, पात, नक्षत्र, तो सभी जानते हो कि पात इनका नहीं है, बाकी उड़ुग है, उड़ुगू है, नवरत्र है और नक्षत्र, ये सभी तारे के ही पर्यायवाची हैं। पात इनका पर्यायवाची नहीं है, पात पत्ते का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है। विकल्प है जो अन्याय को अच्छी प्रकार से जानता है, जो न्याय को अच्छी प्रकार से जानता है वो क्या कहलाता है, न्यायिक कहलाता है। जो न्याय को अच्छी तरह से जानता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, न्यायिक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। क्वेश्चन है, राम को जब देखो सोता रहता है, किस प्रकार का वाक्य है। राम को जब देखो सोता रहता है। विकल्प है अभ्यास बोधक, नित्याबोधक, प्रगति बोधक या आरंभोधक।
जानते हो दोस्तों, राम को जब देखो सोता रहता है, कैसा हो जाएगा? अभ्यासी धोतक। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प है। जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ये इवनिंग शिफ्ट में नहीं आया था दोस्तों। विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन केवल ये मॉर्निंग में ही रखा गया है। तो जो फीमेल वर्ग हैं वो भी देख लें एक बार इस टॉपिक को, हो सकता है उनके पास भी आ जाए। आंसर हो जाएगा हाँ, ईश्वर मेरे भाग्य में दुखी, हाय ईश्वर मेरे भाग्य में दुखी दुख लिखा था। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जा रहा है। तो 2 बार जो है वो विस्मयादि बोधक में 2 बार जो है वो शोक का अनुभव हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकल्प में का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त का विकल्प है। 2 क्वेश्चन विराम चिन्ह से पूछ लिए गए हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, यह मेरा व्रत है, तेरा प्रण है, तेरा कर्तव्य है। ओ भारत, अपने आप को इस काम के लिए असमर्थ न समझ। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये पद्यांश दिया जा रहा है, इस पद्यांश से आंसर चुनना है। इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या रहेगा? हंसी आनंद का स्रोत। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि पुराने समय के लोगों ने हंसी के बारे में क्या कहा? कि हंसो और पेट फुलाओ। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करती है? विकल्प आंसर दिया गया है, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है जो जीवन में उल्लास और प्रसन्नता का संचार करती है। दोस्तों ध्यान दिलाना चाहूँगी, शुद्ध अशुद्ध शब्द यहाँ नहीं पूछे जा रही है, लेकिन संभावना व्यक्त करती हूँ कि मेल में शुद्ध अशुद्ध शब्द से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ चिन्ह शब्द को लिखने का सही तरीका देख लीजिएगा। जो चिन्ह शब्द है उसको लिखने का सही तरीका कौन सा है, ध्यान दे लीजिएगा। अनेक परीक्षाओं में भी बार बार आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष पैराग्राफ से ही दिया गया है कि आयु का समानार्थी शब्द नहीं है, तो पंचत्व नहीं है, बाकी सभी आयु से संबंधित हैं। हंसने से क्या क्या लाभ होते हैं? बुद्धि में निर्मल, स्वभाव अच्छा बन जाता है। हमारी बुद्धि निर्मल और स्वभाव अच्छा बन जाता है। ये 20 क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ के थे दोस्तों। यहाँ तक हमारा जो कॉमन पोर्शन है 100 नंबर का, वो हमारा सबमिट होता है। अब हमारा सब्जेक्ट शुरू होता है, और सब्जेक्ट में भी जो डिसिप्लिन लाइन 1 है वो शुरू होती है। सेक्शन 1 हमारा शुरू होता है, और सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया है? दोस्तों ये वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था गद्य काल से, वहाँ भी काल के नामकरण से क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में भी। तो वहाँ आपके पास भी नामकरण से आने वाला एक ही क्वेश्चन संभावित है। तो आप ध्यान दें, हिंदी साहित्य में गद्य काल किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? गद्य काल कहा है। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि किसने कहा है, किस काल का नाम किसने क्या दिया है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव दास की किस रचना से माना जाता है? विकल्प है रसिक, प्रिया, रीति। ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाए गए हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं करवाया हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो लोग मेरे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं होंगे जो जिनके ऑप्शन भी चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं सेम मेरे ऐप से ही क्वेश्चन का ऑप्शन भी चेंज नहीं है, हूबहू क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशवदास की किस रचना से है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं है। आंसर है रसिक, प्रिया। अगला क्वेश्चन, आदिकाल वीर गाथा काल का समय क्या था? दोस्तों बहुत आपको करवाया गया कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी आदिकाल या वीर गाथा काल का समय माना गया था, और 14वीं के बाद किसका शुरू हो गया था? भक्ति काल शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना अतीत के चलचित्र कैसा संग्रह है? तो सभी जानते हो कि महादेवी वर्मा का अतीत का चलचित्र क्या है? संस्करणों का एक
संग्रह है, संस्मरणों का एक संग्रह है। अतीत का चलचित्र क्या है? एक संस्मरण। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको याद करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका वाक्यांश है? दोस्तों हूबहू वाक्यांश उठाया गया है वीडियो से, जो मेरी पेड क्लासेज हैं उनसे, कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसका कथन? विकल्प भी कोई चेंज नहीं है, आंसर आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आंसर आ जाएगा इसका सी। क्वेश्चन है, जैन पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया? दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम वीडियो के क्वेश्चन से उठाया गया है, सेम जो है वो जो ऐप के क्वेश्चन है वहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है। आप मेरे ऐप की क्लास जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन के ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि पद्म पुराण का अनुवाद किसने किया था? दौलत राम ने। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो दोस्तों सभी जानते हो किससे? 10वीं शताब्दी से माना जाता है। अभी दिया था कि आदिकाल की समय सीमा 10वीं से 14वीं शताब्दी, और हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से हुआ है? आदिकाल से ही, तो 10वीं हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख भाषा कौन सी थी? दोस्तों बहुत आराम से रट रट के ये सभी भाषाएं आपको करवाई गई हैं, शायद कोई नींद में भी क्वेश्चन करेगा तो गलत नहीं कर सकता है। ये आदिकाल की भाषा क्या है, भक्ति काल की क्या है, रीतिकाल की भाषा क्या है, आधुनिक काल की काव्य भाषा क्या है, सभी कंपैरिजन में आपको करवाई हुई हैं। तो जानते हो कि भक्तिकालीन हिंदी काव्य की सर्वाधिक प्रमुख जो भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। सबसे प्रभावी जो भाषा थी भक्ति काल की वो क्या रही? ब्रज भाषा रही। अगला क्वेश्चन था, आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन कब से किया? मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब से बने? तो दोस्तों पत्रिका के समय बहुत अच्छे से खोल के आपको करवाया गया कि आरंभ जो था पत्रिका का वो 1900 से हुआ था, और 1903 में इसका कार्यभार किसने? एम.ए. द्विवेदी ने संभाल लिया था। और कौन कौन इसमें इसके संपादक रहे वो भी आपको करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? विकल्प है भारतेंदु हरीशचंद्र। हूबहू क्वेश्चन उठाया गया। दोस्तों मैं कितने क्वेश्चन के लिए बोलूं कि हूबहू उठाया गया है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन उठाया गया है, लेकिन हाँ दोस्तों आप स्वयं ऐप को ज्वाइन करके देख सकते हैं कि जो मैंने बोला वो सभी क्वेश्चन हूबहू वहाँ से उठाए गए हैं। नहीं तो जो लोग देख रहे हैं, जो मेरी पेड क्लासेज ले रहे हैं, जिन्होंने ऐप ज्वाइन कर रखा है, वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या ये सभी क्वेश्चन हूबहू ऐप से ही उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने भ्रमर गीत में किसका वर्णन किया है? तो निर्गुण ब्रह्म का उपहास किया है इन्होंने, क्योंकि जो भ्रमर गीत है इस पर निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ही, बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? बौद्ध धर्म किस में मिलता है? दोस्तों ये भी हूबहू क्वेश्चन उठाया गया पाली भाषा में। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म साहित्य किस भाषा में बहुलता से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। इसके भी ऑप्शन चेंज नहीं, हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है विद ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है, पुरुष कहानी हो कहो सु पथरावे पुत्रु किस कवि की पंक्तियां हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन हूबहू उठाया गया है विद्यापति से। आंसर क्या आ जाएगा? विद्यापति से। जब आदिकालीन पंक्तियां आपको वीडियो में करवाई जा रही हैं, ऐप में करवाई जा रही हैं, तो वहाँ पर हूबहू क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो दोस्तों बहुत अच्छे से हैं, ये कहें कि नींद में भी आप आंसर दे सकते हो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे विख्यात कहानी कौन सी है? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? दोस्तों
कितनी बार मैं कहूँ आपसे कि ये क्वेश्चन इतने जो आपको बार बार रटवाए गए हैं, बार बार ये क्वेश्चन आपके समक्ष रखे गए हैं, कभी वीडियो के जरिए रखे गए हैं, कभी डिटेल क्लास में आपको करवाए गए हैं, और कभी डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसके अंदर से आपसे पूछे गए कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। मैंने कहानी भी आपको बताई थी खुसरो की डिटेल के समय कि औलिया की मृत्यु के ऊपर अमीर खुसरो कहते हैं, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केसी, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी खुसरो की, तो सभी को बिल्कुल सही आंसर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, ओरछा नरेश इंद्रजीत का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों जितने भी ये कवि हैं इन सभी को के आश्रित कवि मैंने आपको लिखवाए हुए हैं अच्छे से, और ये क्वेश्चन के अंदर भी दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केशव दास। जो केशव दास थे ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है? आधुनिक काल का तो 1900 से आज तक। ये सभी क्वेश्चन आपकी उंगलियों पे रटवाए गए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं कर सकते हैं। और कहना चाहेंगे जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन का आनंद उठाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप मेरी पेड क्लास से अवश्य जुड़ जाइएगा। और ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों का जोड़ा दिया गया है और जो जोड़ा गलत है उसको आंसर में चुनना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है, श्रृंगार रसमंडल विठल नाथ की है, और भाषा योग वैशिष्ट नाभादास, यही गलत हो जाएगा। भाषा योग वैशिष्ट जो है वो राम प्रसाद निरंजनी की है, तो नाभादास की नहीं। तो ये भी सभी जानते हो, आपको बहुत अच्छे से करवाया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम? दोस्तों इतने आसान क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि मेरे जो स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, बस फर्स्ट पेपर पर उन्हें ध्यान देना था। आंसर आ जाएगा चंद बरदाई। क्वेश्चन है, एक ग्रंथ के रूप में डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? मतलब डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया। और सभी जानते हो कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसे माना? देवसेन के श्रावकाचार को। तो ये भी क्वेश्चन ऐप से हूबहू उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो दोस्तों जानते ही हो किससे संबंधित थे? प्रेमाश्रयी शाखा से। अगला क्वेश्चन है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? दोस्तों वहाँ पूछा गया कि नई कहानी के प्रस्तोता कौन हैं। इवनिंग शिफ्ट में और मॉर्निंग में पूछा कौन नई कहानी के विकास में नहीं आता। तो दोस्तों सभी जानते हो विष्णु प्रभाकर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के रचयिता? कविता कौमुदी किसकी है? ये इवनिंग में भी पूछा गया और मॉर्निंग में भी पूछा गया, रामनरेश त्रिपाठी की है। अगला क्वेश्चन है, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण? दोस्तों मैंने सभी लिखवाए हैं, किस रस में कौन सा गुण होता है, ये सभी मैंने आपको अच्छे से करवाए गए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के दौरान। आंसर आ जाएगा ओज। अगला क्वेश्चन है, धर्मदास किसके शिष्य थे? दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन है, किसके शिष्य थे? कबीर दास के शिष्य थे। हूबहू क्वेश्चन ऐप से उठाया गया है। क्वेश्चन है, कालिदास के शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ये भी मैंने डिटेल क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, और ये ऐप के अंदर भी हूबहू क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि कालिदास के शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन ने किस उपन्यास में कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किया है? तो सभी जानते हो कृषक जीवन के दुखों का वर्णन किसमें है? बलचनमा में किया गया है, और हूबहू क्वेश्चन ऐप से उठाया गया। अभी कुछ दिन पहले ही ये जब उपन्यास का हमारा टॉपिक चल रहा था तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको करवाया गया। विकल्प भी चेंज नहीं है, आप क्वेश्चन को खोल के देखिएगा, सेम विकल्प है बलचनमा।
अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लेखक सदल मिश्र हैं। तो दोस्तों पहला ही सत्य है, सभी जानते हो कि रानी केतकी की कहानी जो है वो इसके लेखक जो हैं वो सदल मिश्र नहीं है। कौन है? इंसान। अल्लाह कहा कि हे इंसान रानी केतकी की कहानी नहीं सुनाओगे तो लात खाओगे। दरियाए लताफत भी थी ना इनकी, तो लात खाओगे। तो ये कोड हमने बनाया था और इस कोड से हमने याद किया था। आंसर हो जाएगा ए। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री साहित्यिक विधा के रूप में जीवनी लेखन का आरंभ कब हुआ? तो भारतेंदु युग से। साहित्य विधा के रूप में जीवनी जो गद्य है ये भारतेंदु युग से ही आरंभ हुआ है, और जो साहित्य की विधा में जीवनी है ये भी गद्य का ही एक पार्ट है। तो आंसर आ जाएगा भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। ये विकल्प आपके समक्ष दिया जा रहा है। सभी को डेट से भी करवाई गई हैं और कोड से भी महादेवी वर्मा की रचनाएं करवाई गई हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए, रश्मि, संध्या, दीपशिखा और सप्तपर्णा। तो ये सभी आंसर हमारा ए हो जाएगा। कोड याद आया होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं कोड रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको। बुनी हुई रस्सी नागार्जुन की रचना नहीं है आपकी, बाकी सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। कोड, ये सभी क्वेश्चन हम कोड से आराम से निकाल लेते हैं। जो कोड आपको लिखवाए गए हैं, जो ट्रिक आपको लिखवाई गई है उस ट्रिक से आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? किस ग्रंथ पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई? दोस्तों ये सभी लोग बताएंगे। जो अभी न्यू बैच मैंने शुरू किया है हिंदी साहित्य का, उसमें भी कल ही ये क्वेश्चन करवाया गया कि सर्वाधिक टीकाएं किस पर लिखी गई? बिहारी सतसई के ऊपर। और पहली टीका लिखने का कार्य बिहारी सतसई के पुत्र कृष्ण लाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? रैनी चढ़ी रसूल की सो रंग मोला के हाथ किसकी हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां भी ऐप से हूबहू उठाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल नाम किस विद्वान ने दिया? जानते हो जागरण काल नाम किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये भी हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पत्रिकाओं और उनके संपादक साहित्यकारों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? तो सभी पत्रिकाएं आपको करवाई गई। सुधा पत्रिका सुमित्रानंदन पंत की नहीं थी। ये सभी पत्रिकाएं आपको डिटेल से करवाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र किस नाम से प्रकाशित हुआ? दैनिक समाचार पत्र पूछा है तो समाचार सुधा वर्षण। ये भी ऐप से ज्यों का त्यों उठाया गया क्वेश्चन है, और पत्रिका के टॉपिक में भी आपको बहुत अच्छे से स्ट्रेस डालकर ये क्वेश्चन करवा गया था कि पहला दैनिक और पहला साप्ताहिक, ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतसई किसकी रचना है? दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन है। सतसई किसकी रचना है? मुझे बोलते हुए भी बार बार मुझे बोलते हुए भी ये हो रहा है, कितनी बार बोलूं कि ये हूबहू क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। सतसई किसकी रचना है? ये नए बैच को कल ही करवाया गया कि जो बिहारी सतसई है उसे सतसई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तूफानों के बीच रिपोर्टाज में के लेखक रांघे राघव ने किस विषय वस्तु को चुना? जो रांघे राघव हैं उनकी तूफानों के जो बीच है उसमें बंगाल के अकाल के विषय को चुना गया है। ये भी क्वेश्चन आपको डिटेल्ड कोर्स के अंदर करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य विषय क्या था? जायसी का तो जानते हो मुख्य विषय क्या था? भारतीय प्रेम ख्यानक। ये जायसी हैं, ये थे तो मुसलमान कवि, लेकिन हाँ इन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित जो कहानियाँ थी उन्हीं को अपनी विषय वस्तु बनाया है। तो भारतीय प्रेम ख्यानक इनकी विषय वस्तु रही। क्वेश्चन है अगला कि कबीर के काव्य संकलन कबीर ग्रंथावली के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ये सभी आपको करवाए गए हैं कि बीजक के कौन हैं, कबीर ग्रंथावली के कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं।
ये 20 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। अगला जो सेक्शन है, 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा सेक्शन हमारे पास है। सूरदास की कौन सी रचना उपलब्ध काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो दोस्तों जानते हो भ्रमर गीत, है ना। भ्रमर गीत की शैली मैंने आपको लिखवाई गई है और क्वेश्चन भी हूबहू यूँ उठाया जा रहा है, जिसके विकल्प भी चेंज नहीं है। ये भ्रमर गीत। अगला क्वेश्चन है, ऐनाम दास का पोथा। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों ऐनाम दास के हजारों पोथे लिखे गए थे, कोड बनाकर भी आपको याद करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम ख्यानक काव्य में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। जो प्रेम ख्यानक हो गया तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, रहस्यवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों मैंने रहस्यवाद, मैंने जब आपको भक्ति काल करवाया तो पूरी डिटेल के साथ बताया था रहस्यवाद भक्ति काल की विशेषताएं। तो उसी समय मैंने ये कहा था कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिटेल से पूछ लिए जाते हैं, तो इनका हमें पता होना चाहिए कि कबीर रहस्यवादी कवि नहीं है। असत्य कथन चुनना था, सभी जानते हो। तो कबीर जो हैं वो रहस्यवादी ही हैं। इन्होंने कहा ये रहस्यवादी नहीं है, तो असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन अगला दिया गया है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? तो बहुत अच्छे से रटवाया गया क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन, रजत शिखर और शिल्पी किसके द्वारा लिखित रचना है? रजत शिखर और शिल्पी दोस्तों बहुत अच्छे से जानते हो, सुमित्रा नंदन पंत। ध्यान देना, जो अन्य कविताएं मैंने लिखवा रखी हैं, चाहे महादेवी वर्मा की हो, चाहे निराला की हो, चाहे प्रसाद की हो, चाहे पंत की हो, वहाँ से एक ही क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया और इवनिंग शिफ्ट में भी पूछा गया। तो उनको एक बार जो मेल वर्ग है वो अवश्य देख लें। जो अन्य कविताएं करके मैंने लिखवा रखी हैं उनको एक बार अवश्य देख लें। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के इतिहास का सही मूल्यांकन करना है तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। ये कथन किसका है दोस्तों? ये वीडियो में बहुत पेड क्लासेज में जो ऐप की क्लासेज हैं वहाँ आपको बहुत अच्छे से करवाया गया क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा। दोस्तों ये सब क्वेश्चन ऐसे जिनके विकल्प भी चेंज नहीं हैं, और अब भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी सिलेक्शन ले पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक का कार्य कब से आरंभ किया? ये बिल्कुल आपको लिखवाया गया है 1903 से 1908 तक। अगला क्वेश्चन है, नीलू नीलमा नीलोफर किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं? दोस्तों ये कोड में भी आपको बहुत अच्छे से बनवाया था कि बसंती ये मैया दास की माड़ी में बनी है, इसे कुत्तों को खिला दो, मैं नीलू नीलमा नीलोफर को 2000 रुपये में कुछ और लाकर खिला दूंगा। कोड याद आया है ना कि भीष्म सानी झरोखे से देख रही हैं कि नीचे जो उनके कड़ियाँ थी उसको हमने कढ़ियाँ बनाया था कि नीचे कढ़ियाँ तहेतर के वेग पर तमस रही हैं, और तभी ये कहता है कि बसंती इसे कुत्तों को खिला दो क्योंकि ये मैया दास की माड़ी में बनी है। कुत्तों से हमने कुंती बनाया था, याद आया होगा। तो नीलू नीलमा नीलोफर इनकी अंतिम रचना थी कि मैं 2000 रुपये में उनको कुछ और खिला दूंगा, यानी 2000 की थी। तो भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन था, इन कवियों के रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में सही विकल्प को चुनिएगा। तो प्रसाद, सुमित्रा नंदन, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, है ना। ये सभी आपको बहुत अच्छे से करवाए गए थे, कोड से भी आपको करवाए गए थे। शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी, कोड याद आया होगा, ट्रिक बनाई थी ना, शंकर, सूर्य, सुमित्रा, महादेवी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं किसके? छायावाद के। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु के समय में
राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा क्या थी। दोस्तों बस थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन आपका कि भारतेंदु के समय में राजकाज की भाषा क्या थी, तो सभी जानते ही हो क्या थी, फारसी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रेमचंद जी द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो जानते हो चिंतामणि नहीं है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है कि चिंतामणि किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं थी कौन सा नहीं है, पूछा तो चिंतामणि ही प्रेमचंद का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से कौन सा धर्मवीर भारती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध नाटक है। दोस्तों आंख बंद करके भी आंसर बता सकते हो कि अगर विकल्प ना देखें तब भी आंसर बहुत अच्छे से मस्तिष्क में आएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है जो सुप्रसिद्ध नाट्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं, बताएंगे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कुल को जल परसन हित मन हो सुहाए। तो दोस्तों ये हूबहू क्वेश्चन आपका उठाया गया, विकल्प भी चेंज नहीं है, आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है लालटेन की छत किसका उपन्यास है। दोस्तों बहुत अच्छे से कोड से याद आया होगा किसका उपन्यास है, निर्मल वर्मा है ना, जो निर्मला थी उसको, निर्मल वर्मा को हमने निर्मला बनाकर और मेरे पड़ोस से ही एक एग्जाम्पल देकर आपको बहुत अच्छे से करवाया था कि वह एक चिथड़े सुख के लिए भी तरस जाती है और लालटन लेकर छत पर बैठी रहती है ना। निर्मला से निर्मल वर्मा याद आया होगा। अगला क्वेश्चन है रात का रिपोर्टर, ये वह सभी इनके हैं, तो ये कोड से आपको याद आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन था आचार्य प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको डिटेल में तो नहीं करवाया गया, पद्म भूषण पुरस्कार नहीं करवाए गए, लेकिन हाँ आचार्य प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो पेड क्लास, जो वीडियो क्लासेज हैं उसके अंदर अवश्य आपको करवाया गया है 1957 में। अगला क्वेश्चन आपके पास है जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये डायरेक्ट आपको लिखवाया गया, जयशंकर प्रसाद की कहानियों की संख्या 70 मानी जाती है। और ये ऐप में भी कहानी के पोर्शन में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और जिन्होंने ऐप ज्वाइन कर रखा है वो आराम से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी डिटेल में भी कहानियाँ लिखवाते समय लिखवाया हुआ है आपको कि 70 कहानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प गलत है। पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, तो यही गलत हो जाएगा। उर्वशी काव्य जो है वो पंत का नहीं है, बाकी सभी विकल्प सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन है कोठरी की बात कहानी संग्रह के रचयिता सभी जानते हो कौन है, अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खंड काव्य है। दोस्तों तो ये करवाया गया अभिमन्यु वध, और अभिमन्यु जो वध है उसको अभिमन्यु का वध खड़े होकर खंडों में कर दिया जाता है, खड़े होकर खंडों में कर दिया जाता है। ये आपको लिखवाया हुआ है ट्रिक के साथ ही। तो अभिमन्यु जो वध है वो क्या है, एक खंड काव्य है, खड़ी बोली में लिखित एक खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों आंसर चुना गया है 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आंसर 5 चुना जाना चाहिए था कि उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द होते हैं उनके भेद 5 ही होते हैं। इस क्वेश्चन पर आपत्ति जा सकती है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद हुआ करते हैं। दोस्तों तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो आंसर जो है वो हमारा सेकंड होना चाहिए था। ये आपत्ति के लायक क्वेश्चन है, इस पर आपत्ति जा सकती है दोस्तों कि उत्पत्ति की दृष्टि से 4, ये तो संकुचित जो है ये ज्ञान है, संकुचित ज्ञान के आधार पर क्वेश्चन चुना गया, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 5 हुआ करते हैं। तो ये आपत्ति के लायक क्वेश्चन है और अवश्य ही इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ रहा है कि प्रेमचंद की आत्मा राम कहानी में आत्मा राम कौन थे।
आत्माराम कौन थे? एक तोता। बहुत अच्छे से ये करवाई गई है विषय वस्तु में कि आत्माराम कौन थे? एक तोता थे। अगला क्वेश्चन है, निराला किसको अपना आध्यात्म गुरु मानते थे? तो ये सभी मैंने निराला के गुरु आपको लिखवाए गए हैं, जिसमें आध्यात्म गुरु और शिक्षा गुरु दोनों मैंने आपको लिखवाए हैं। तो ये आध्यात्म गुरु किसको मानते थे? स्वामी विवेकानंद को मानते थे। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन करें जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। अनुज किसको कहा जाता है? छोटे भाई को। और अग्रज इसका विलोम होता है किसको? बड़े भाई को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए एकार्थक शब्द का सही विकल्प है। तो आसक्ति का अर्थ होता है गहरी चाह। आंसर हो जाएगा सेकंड, गहरी चाह। तो ये व्याकरण के क्वेश्चन आ गए हैं। ये जो हमारा सेक्शन है इसमें व्याकरण के क्वेश्चन चलेंगे और कुछ बीच में साहित्य के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। तो सभी लोग अच्छे से देखें। वैद्यनाथ मिश्र किस लेखक व कवि का मूल नाम था दोस्तों? तो ये भी बहुत अच्छे से आपको करवाया गया। नागार्जुन का नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। विकल्प है आपका जो प्रत्यय से बना हुआ नहीं है, बुलावा में भी है, डकैत में भी है, देख कर भी है, लेकिन अवकाश में नहीं है। अवकाश प्रत्यय रहित है, यहाँ प्रत्यय वाला विकल्प ये नहीं है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रवाद है। प्रवाद का कौन नहीं है? प्रतिहारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। शूद्र का विलोम शब्द क्या होता है? विशाल हुआ करता है। शूद्र का अर्थ होता है छोटा सा और विशाल का अर्थ होता है बड़ा। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों जो पियक्कड़ शब्द है इसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये प्रत्यय से बना शब्द है, ये आपका उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो दिया गया निहाल, हाल में नी उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, यहाँ प्रत्यय नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अस्क किस साहित्यकार का उपनाम है? दोस्तों कितने अच्छे से करवाया गया क्वेश्चन था ये। अस्क उपेंद्र नाथ अस्क, मैं इसका नाम ही आपको लिखवाती हूँ, उपेंद्र नाथ अस्क, जिसको हमने अस्क को इश्क करने वाले से बनाया था और इनकी रचनाएं इसी कोड से बनाकर याद की थी, है ना, याद आया होगा। इश्क करना सितारों का खेल नहीं होता। तो इसके उपेंद्र नाथ अस्क का नाम था, अस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। समष्टि का क्या हो जाएगा दोस्तों? विलोम व्यष्टि। और ये मैंने जो पोस्ट वाला क्वेश्चन है जो ऐप पर मैं डाला करती थी पोस्ट के क्वेश्चन, अभी कुछ समय प्रॉब्लम होने की वजह से बंद कर दिया था, लेकिन जो क्वेश्चन ऐप की में पोस्ट के जो क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर पोस्ट में डाले जाते तो उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यष्टि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए अनेकार्थक शब्द का सही विकल्प नहीं है। उत्सर्ग का सही विकल्प विकल नहीं है। उत्सर्ग का अर्थ त्याग होता है, न्यौछावर होता है, समाप्ति होता है, लेकिन उत्सर्ग का विकल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष है, निम्नलिखित 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया के भेद का सही विकल्प है। मॉर्निंग पूछा गया, इवनिंग पूछा गया और मेल वर्ग में भी पूछा जाएगा। तो एक बार क्रिया के भेद से अवश्य क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, दीपा खाना खाने के बाद टहलती है।
खाना खाने के बाद टहलती है, किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? सभी जानते हो पूर्वकालिक क्रिया कि दीपा खाना खाने के बाद टहलती है, कैसी क्रिया हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि इसमें एक कार्य पूर्व समय में और एक पश्चिम समय में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं? हिंदी में पद के कितने भेद या प्रकार होते हैं? तो दोस्तों कितने? 5 प्रकार पद के हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तो प्रश्न में 4 विकल्प में सुविकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कर्तनी। जो कर्तनी है, कर्तनी में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, करत प्लस नी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, बाकी सभी में उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का विकल्प है। तो कृत और करित शब्द का अर्थ पूछा गया था। कृत का अर्थ होता है किया हुआ और करित का अर्थ होता है खरीदा हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे समक्ष रखा गया, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। आपके यहाँ भी सर्वनाम का अवश्य पदबंध से और सर्वनाम से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मेल वर्ग है उसको वो अवश्य देख लें। खाने के स्वाद में कुछ कमी है, कुछ कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन्होंने भी मेरी व्याकरण क्लासेज ज्वाइन की है, चाहे वो ऑफलाइन की हो और चाहे वो ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उन्होंने की है, तब भी ये क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएंगे कि कोई और कुछ क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ करते हैं दोस्तों। और यदि आप DSSB TGT की तैयारी करना चाहते हैं, PRT की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप से अवश्य जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन का आप वहां से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही पदबंध के भेद का विकल्प है। विकल्प है वह बहुत धीरे धीरे चलता है। किस प्रकार का पदबंध है? बहुत धीरे धीरे। सभी जानते ही दोस्तों ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। बहुत धीरे धीरे क्या है? एक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्प में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य को पहचानिएगा। मैंने संयुक्त वाक्य को आपके दो तरीके बताए, या तो किसी कंजक्शन से जुड़ा होगा या फिर केवल कोमा से जुड़ा होगा। तो दोस्तों वो सेकंड विशेषता आपके समक्ष आ रही है कि जो पहला है ये कोमा से जुड़ा हुआ, और कोमा से जुड़ा हुआ क्या होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख के तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरन को छोड़ दिया। तो शेर उद्देश्य पूछा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? शेर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, विशेषण के भेद का सही विकल्प कौन सा है? 1 लीटर दूध। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 1 लीटर निश्चित है और दूध के साथ आया तो परिमाणवाचक है। अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य किसे कहा जाता है जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है? ये इसकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त अनेक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्येक सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? पद कहा जाता है। दोस्तों ये आप लोग देखने वाले कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन की हैं हिंदी व्याकरण की। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे से करवाए गए हैं। करवाया गया था कि जब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हुआ करते हैं? तो 3 होते हैं दोस्तों, सरल, संयुक्त और मिश्र। सभी कमेंट करने की कंजूसी ना करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन कितने आसान हैं और कितने अच्छे से आपको करवाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण के भेद बताना है। मुझे आज ही यह कार्य पूरा करना है। आज ही मतलब समय की ओर इशारा कर रहा है तो कालवाचक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। इसमें हमें विधेय चुनना है, तो हमारे प्रिय नेता थे। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्प में मिश्र वाक्य को पहचानिएगा। मिश्र वाक्य शादी में जो बंधन है वह काफ़ी गलत है, तो यहाँ जो और वह है ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए मिश्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधेय का सही विकल्प, आसमान में काले बादल छा गए, काले बादल छा गए, यहाँ क्या है विधेय, आसमान क्या है उद्देश्य। नेक्स्ट है जिन शब्दों में प्रयोग अनुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भावात्मक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है। भावात्मक जीना, जीना जो है वो भावात्मक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी भावात्मक संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वनाम का भेद बताना है, यह हमारी जगह है, तो यह क्या होगा दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिएगा, तो वही मिश्र वाक्य को पहचानना हमें, तो मिश्र वाक्य है जो ही उसने दवा पी वह सो गया, तो जो ही और वह एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या संकेत वाचक दिया जा रहा है, एक दूसरे पर आश्रित है, तो आंसर आ जाएगा ए। मिश्र वाक्य को पहचानिए, तो मिश्र वाक्य जानते ही हो, जैसे वैसे, यहाँ संकेत दिया गया, आंसर सी। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद करना था सीमांत, तो सीमा प्लस अंत से सीमांत बना दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है भावात्मक संज्ञा के भेद का सही विकल्प नहीं है, तो लेख जो है वो दिखाई देता है, दृश्य है, और दृश्य होता है वो कभी भी भावात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्प में से संयुक्त वाक्य को पहचानिएगा, तो संयुक्त वाक्य है, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो समाप्ति बोधक कहा जाता है। उद्देश्य और विधेय खालिस्तान के अंग हैं दोस्तों, तो ये वाक्य के 2 अंग हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद का सही विकल्प है। राज प्लस ऋषि से क्या बन जाएगा, राजर्षि बन जाएगा, और ये आपका किसका, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी क्या हो जाएगा, शरण प्लस अर्थी। दोस्तों ध्यान देना, अर्थी शब्द शुद्ध नहीं है, क्या होता है, अर्थी होता है, अर्थी, तो शरण प्लस अर्थी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करवाया गया है। दोस्तों मैं इसलिए बीच में बोलना बंद कर दिया मैंने कि सभी क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि सभी ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं। श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से करवाया गया, 285। मृगनयनी किसका उपन्यास है दोस्तों, किसका है बताएंगे, वृंदावन लाल वर्मा का। अगला है वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं, तो वर्णों के मेल को क्या, संधि, और शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है, तो जानते हो किसकी, रहीम की, आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रसों में वीर रस के साथ कौन सा रस है, तो जानते हो मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया गया क्वेश्चन है, और ऐप में से भी सेम उठाया गया क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रसों में प्रधान रस वीर रस और सहायक रस के रूप में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है, तो किसका, अज्ञे का। एक बूंद सहसा उछली अज्ञे का है। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का सही संधि विच्छेद है कि चरणामृत, तो क्या हो जाएगा, चरण प्लस अमृत दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, तो जानते हो पथ के साथी, स्मारिका, मेरा परिवार, ये सभी इनके हैं, लेकिन वे जीते कैसे हैं ये इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए संधि के भेद का सही विकल्प चुनिएगा। नाविक आयाधी संधि है, जानते हो, वैसे पहले पूरा वर्ण किस में होता है, आयाधी संधि में।
अगला क्वेश्चन है जो मेल वर्ग है, ध्यान देना, उनसे भी संधि से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। संधि के प्रकार में से स्वर संधि के प्रकार से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लें पांचों जो प्रकार हैं उनकी मैंने ट्रिक से विशेषता करवाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है निम्नलिखित निहि प्लस ठुर का हमें सही संधि देना था, तो क्या बन जाएगा? निष्ठुर। निष्ठुर शब्द हमारा बन जाएगा। ये सभी नियम आपको वीडियो में करवाए गए हैं। सत्य प्लस मित्र से क्या बन जाएगा? आपका सन्मित्र बन जाएगा, क्योंकि तय किसी का पहला और पांचवें से मिलेगा तो ये अपने पांचवें में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पितृ प्लस इच्छा से क्या बन जाएगा? पितृइच्छा। जो तय और र है, री है, इसमें री का र बनेगा और तय आधा और र पूरे के संयोग होते त्रय बन जाएगा और ई की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी और शब्द क्या हो जाएगा हमारा? पितृइच्छा। ध्यान देना दोनों विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि ई छोटी है तो मात्रा भी छोटी ही लगेगी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो सभी जानते हो कि शकुनावली इनकी नहीं है, बाकी सभी इनकी हैं। अगला क्वेश्चन है उल्लेख का क्या हो जाएगा? उत प्लस लेख। ये सभी आपको करवाए गए नियम में कि तय के बाद लय आता है तो तय का भी क्या बन जाता है? लय बन जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था? प्रसाद युग से पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा आया था? चंद्रहास आया था। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है? किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन निम्न विकल्प में से कौन सा गुण संधि का विकल्प है? संधि का विकल्प कौन सा है? पुरुषोत्तम। अगला क्वेश्चन है अकबर के बारे में जानकारी देने वाली कौन सी एक ऐतिहासिक रचना है? आईने ए अकबरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? तो ये वहाँ पर भी आया भाषा विज्ञान का, पदार्थ विज्ञान नहीं है, पद विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान और स्वर्णिम विज्ञान है। हिंदी का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। मॉर्निंग में भी आया और इवनिंग में भी आया है। किस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है? वार्णिक छंदों में। किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया? सभी जानते हैं 14 सितंबर को। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महाराष्ट्र प्रचार समिति जो एक हिंदी सेवी संस्था है की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। हनुमान जी की पूंछ में लगने पाई आगे, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भागे में कौन सा अलंकार है? तो सभी जानते हो अतिशोक्ति अलंकार है। जिन स्वरों के उच्चारण में हरिस्व से लगभग 3 गुना ज़्यादा समय लगता है क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? तो जानते हो बघेली में कोई साहित्य नहीं है। निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सभी द्रविड़ भाषा हैं, सिंधी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा नामक आलोचना कृति में कितने अध्याय हैं? तो सभी जानते हो 5 अध्याय हैं। क्वेश्चन अखिल भारतीय हिंदी संस्था की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। सीता वनवास से संबंधित काव्य कौन सा है? प्रवाद पर्व। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था? तो हिंदुस्तान इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। कौन सा एक कविता संग्रह परमेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? तो अपने सामने नहीं है, बाकी सभी इनकी हैं। अगला भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, भाषा की बनावट, विकास, उसके ह्रास विज्ञान व्याख्या करता है। किसके द्वारा दिया गया वाक्य है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। आवारा मसीहा सभी जानते हो विष्णु प्रभाकर। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? सभी जानते हो कोलकाता। अगला क्वेश्चन है काशी के प्रकाशित होने वाली प्रकाशित पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदू। अगला है शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3, सभी जानते हो। अगला है रसाप्रक दोष अर्थात रस के अपकर्षक दोष क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया वाक्य था? तो दोस्तों ये सभी मैंने करवाई गई। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आचार्य विश्वनाथ है ना, ये हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। आगे के क्वेश्चन मैं जल्दी बोल देती हूँ। पहली स्त्री मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बाला बोधनी।
अगला है, निम्न में से दृश्य और श्रव्य माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन है। तो ये क्वेश्चन ही दोस्तों मैं थोड़ा सा आप क्वेश्चन को रोक कर देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को रोक कर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं करवाया हुआ है। तो आप वीडियो को रोक कर बाकी आगे के क्वेश्चन सभी देख लें। संचारी भावों की संख्या पूछी गई है 33, बहुत अच्छे से आपको करवाया गया था। ये क्वेश्चन है हमारे पास ही, और ये अगले क्वेश्चन हमारे पास शुरू हो गए हैं दोस्तों। कुछ भारतीय काव्यशास्त्र से, कुछ पाश्चात्य काव्यशास्त्र से, सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए क्वेश्चन हैं। तो ये पैराग्राफ आ गया, अब इस पैराग्राफ के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। वीडियो लंबी हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इन क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को रोककर इन क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन हमारे समक्ष दिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे हमारे, ये 20 क्वेश्चन है और अगली सीरीज पुनः शुरू हो जाती है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख सकते हैं। शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये वीडियो को रोककर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी शिक्षण विधियाँ जो हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपके जो इवनिंग पेपर से आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपसे इवनिंग में थोड़ी साइकोलॉजी जो है वो कठिन पूछी गई थी, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है कठिन पूछी गई थी, लेकिन मॉर्निंग में आसान पूछी जा रही है क्योंकि यहाँ से हमारी क्या है साइकोलॉजी टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और तो ये हमारे क्वेश्चन थे 20, और ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था दोस्तों। आप जो भी मेल वर्ग देख रहा है उसको अवश्य अंदाज़ा लग गया होगा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। लेकिन कितने क्वेश्चन करवाए हुए थे, पेपर कैसा लगा, मेरी द्वारा की करवाई गई तैयारी कैसी है, ये सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो अभ्यर्थी आगे पेपर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो बता देती हूँ मेरे नंबर हैं 94 670 75 600। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर इंक्वायरी ले सकते हो। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी प्रकार से आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ से संपर्क करके पूछ ही सकते हैं। 94 670 75 600 मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल करके जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।